तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं, एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि राजस्थान और जो हमारा भारत सरकार है उसकी जो योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह नहीं देखी तो आप पहले वह देखिए, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आपको हमारी जो श्रृंखलाएँ पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएँ। अगर यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो हम इसको आगे कंटिन्यू ना करें, ये भी हमें बताएं, ताकि एक तो हम भी मेहनत करें और आपके यदि काम की भी ना हो तो उसको बेकार मेहनत जाती है दोनों की, कि हम भी बना रहे हैं और आपको यदि पसंद ही नहीं आ रही, आप उसे कंटिन्यू देख भी नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, दोनों को फ़ायदा नहीं होगा। इससे यदि आप इसको पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है इसके बारे में हमें पता चले। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आज की योजना पहली, शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में जो गरीब है और निम्न मध्यम आय के लोग हैं उनको सस्ती दरों पर क्या करना है, घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास संकट को हल करना है। शहरी क्षेत्रों में जो लोग घर बनाना एक सपना मानते हैं, क्या घर बनाने को एक सपना मानते हैं कि हमारा भी खुद का घर होना चाहिए, तो उस संकट को दूर करना इस योजना का उद्देश्य है। और हमें 2022 तक हर भारतीय को घर का सपना पूरा करना है। क्या करना है, हर भारतीय को घर उपलब्ध कराना है। ये योजना के शहरी गरीबों, श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद वर्ग है, इनको आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है, कि जो हमारे श्रमिक, गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं इनको अपना घर बनाने के लिए ये योजना चलाई गई। अब इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य तो सिंपल सी बात है, आवासीय योजना है तो आवासीय सुविधाएं प्रदान करना। तो शहरी क्षेत्रों में बेघर और अस्थायी रूप से रहने वाले जो लोग हैं, क्या शहरी क्षेत्रों में बेघर और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को सस्ते और स्थिर आवास उपलब्ध कराना है। तो सस्ते दरों पर घर उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग है, क्या निम्न मध्यम वर्ग, LIG, लो इनकम ग्रुप और अन्य योग्य व्यक्तियों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा गरीब वर्ग होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, और जो हमारे अन्य योग्य जो व्यक्ति होते हैं, जो गरीब है, तो उनको क्या है, किफायती दरों पर क्या है, घर उपलब्ध कराना इसका, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य में से एक है। फिर करना है हमें क्या, बेहतर जीवन स्तर। क्या बेहतर जीवन स्तर की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास को व्यवस्था को लोगों का जीवन स्तर सुधारना। कि शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास की व्यवस्था देखकर क्या लोगों का जीवन स्तर सुधारना, साथ ही साथ शहरी विकास को भी प्रोत्साहित करना है। तो दोनों ही काम हमें इस योजना के माध्यम से करने हैं। दूसरा, कच्चे मकानों का पुनर्निर्माण करना है। कच्चे मकान मतलब जो छोटे मकान है, टिन टप्पर वाले, जिनसे क्या है, जीवन की गुणवत्ता का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन कच्चे मकानों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के घरों की सुविधा देनी है। उनको क्या करना, पक्के घरों की सुविधा देनी है। अब हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्या क्या घटक है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्या क्या घटक है। पहला घटक तो आता है इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थी। क्या इस योजना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को पक्का घर दिया जाता है। क्या इस योजना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब होते हैं इनको पक्का घर दिया जाता है। फिर किफायती आवास मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सब्सिडी। तो लो इनकम ग्रुप होता है, निम्न मध्यम वर्ग है और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। क्या उनको घर बनाने के लिए क्या, वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी दी जाती है। जो शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास परियोजनाओं का विकास किया जाता है। क्या शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास परियोजनाओं का विकास किया जाता है। शहरों में भूखंड पर किफायती आवास का निर्माण करना, उसे सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा विकसित करना भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। फिर जब योजना की बात करें तो योजना के कौन कौन से घटक है, तो योजना के घटकों की बात करें तो फंडिंग और सब्सिडी। तो इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को क्या, इस योजना के तहत क्या, सरकार के लाभार्थी को वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी देती है। सरकार क्या करती है, जो लाभार्थी होंगे लाभार्थी को वित्तीय सहायता भी देगी और ब्याज सब्सिडी
प्रदान करती है। विशेष रूप से 2.5 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। कितनी? 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। परियोजनाओं आधारित विकास की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट की बात करें तो इस योजना के तहत निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के माध्यम से निजी कंपनियों और राज्य सरकार के माध्यम से आवास निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की जाती है। क्या होता है कि निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के माध्यम से आवास निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत क्या शहरी परिवर्तनों की पहल। तो यह योजना शहरी क्षेत्रों में मौजूदा कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए योजना बनाई गई। तो यह योजना क्या शहरी क्षेत्रों में मौजूदा कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए बनाई गई योजना है। अब इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? लाभार्थियों की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो EWS वर्ग है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। कितनी? जिनकी वार्षिक आय कितनी? 3 लाख तक है। और निम्न इनकम ग्रुप या लो इनकम ग्रुप की बात करें जिनकी वार्षिक आय क्या 3 लाख से 6 लाख तक है। और जो खुद से घर बनाने में सक्षम नहीं है, क्या जो क्या अपना घर खुद नहीं बना सकते, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। क्या उनको इनके अंदर शामिल किया गया है। फिर आते हैं शहरी गरीब कि जिनके पास स्थायी घर नहीं है। ऐसे शहरी गरीब जिनके पास स्थायी घर नहीं है और वह अस्थायी आवास में रहते हैं, मतलब किराए से रहते हैं या कोई ऐसे ही रहते हैं, तो उनको इसके पात्र होंगे। फिर मजदूर और लाभ श्रमिक वर्ग जो शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन उनके पास फिर भी घर नहीं है। क्या जो शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके पास घर नहीं है, ये इसके लाभार्थी होंगे। तो दोनों लाभार्थी के बारे में देख लिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी वार्षिक आय EWS के अंदर 3 लाख रुपए और लो इनकम ग्रुप की बात करें तो इसमें 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। फिर शहरी गरीब जिनके पास खुद का घर नहीं है या फिर अस्थायी आवास में रहते हैं, मजदूर और श्रमिक वर्ग इसके पात्र होंगे इस योजना की। सब्सिडी और लाभ की बात करें तो आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास ऋण पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है जो 20 वर्षों तक जारी रहती है। कितने? 20 वर्षों तक जारी रहेगी। आवास की गुणवत्ता की और आकार की बात करें तो घरों का आकार और गुणवत्ता उच्चतम मानकों पर आधारित होते हैं और सरकार ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक घर में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या प्रत्येक घर में जो भी घर बने उसमें ये वाली चीज़ें होगी तभी उसका नक्शा पास होता है ना, तभी ये चीज़ें मतलब इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर बात करें योजना की प्रगति की। क्या योजना की प्रगति की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने देश भर में लाखों घरों के निर्माणों को बढ़ावा दिया और लाखों लोगों को किफायती आवास प्रदान भी किया है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी शहरी गरीबों को घर मुहैया उपलब्ध कराना है ताकि देश की शहरीकरण प्रक्रिया में कोई नागरिक पीछे ना रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या एक क्रांतिकारी पहल है जो क्या करती है भारत के शहरी गरीबों को सस्ती और सुरक्षित और स्वच्छ आवास सुविधा उपलब्ध कराने करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखती है। तो ये योजना काफ़ी अच्छी है। फिर आता हमारा ग्रामीण भी इसके साथ आ जाती है। कौन सी? ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि शहरी तो हमने देख ली। क्या शहरी योजना तो हमने देख ली, अब आती है हमारे कौन सी? ग्रामीण योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनको पक्के मकान उपलब्ध कराना है। क्या उनको क्या करना? पक्के मकान उपलब्ध कराना है जो क्या पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती है। ये योजना की बात करते हैं, ये योजना क्या पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना की शुरुआत क्या 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। कितनी? ये योजना क्या 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी, तो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, खासकर जो हमारे BPL परिवार है, SC है, ST है और अन्य कमजोर वर्ग है, इनके लिए ये बनाई गई योजना है। मकानों को बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाना है। तो मकान ऐसे बनाने हैं कि जो हमारे कैसी भी आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसे नहीं घर टूट जाए, इनसे सुरक्षित रहना चाहिए, इतना मजबूत घर बनाना है। 2024 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा गया। हमने क्या रखा है? 2024 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा है। स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को घर से जोड़ना, जैसे हमारे सौभाग्य योजना बिजली
और हमारे शौचालय निर्माण जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल है, मतलब इनको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। अब योजना की विशेषताओं की बात करें तो पक्के मकानों का निर्माण प्रत्येक लाभार्थी को 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला पक्का मकान दिया जाता है। इस योजना में क्या होता है, प्रत्येक लाभार्थी को 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला क्या पक्का मकान दिया जाता है। सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की बात करें तो मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्रों में और 1,30,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों में सहायता दी जाती है। जो हमारे मैदानी एरिया है तो मैदानों में तो 1,20,000 रुपये और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है मकान बनाने के लिए। और बात करें मनरेगा और अन्य योजनाओं से जुड़ा की बात करें तो मकान निर्माण में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक दी जाती है। वह राशि के केंद्र राज्य सरकार के द्वारा 60-40 के अनुपात में बांटी जाती है। जो ये खर्चा है तो खर्चा किस अनुपात में बांटा जाता है, 60-40 के अनुपात में बांटा जाता है। मनरेगा का जो 90 दिन के मानव दिवस है उनका। फिर पानी बिजली शौचालय की सुविधा तो योजना को स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, इन मिशनों से जोड़ा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि कितनी 12,000 रुपये दी जाती है। कितनी दी जाती है, 12,000 रुपये राशि दी जाती है शौचालय निर्माण के लिए। क्यों, क्योंकि यह तो पहले भी दी जाती थी। अब बैंक खातों में सीधा पैसे की बात करें जो हमारे लाभार्थी हैं तो लाभार्थियों की सहायता की बात करें तो लाभार्थियों को सहायता राशि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। क्या जो हमारे लाभार्थी है तो लाभार्थियों को सहायता राशि जो है 1,20,000, 1,30,000, 12,000 रुपये शौचालय के और जो 90 दिन का जो मानव श्रम है नरेगा वाला तो वो डीबीटी में तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके सीधे उनके खाते में ही भेज दिया जाता है। अब बात करेंगे लाभार्थी कौन होगा। क्या लाभार्थी कौन होगा, लाभार्थी तो कौन हो सकता है, ग्रामीण है तो ग्रामीणों को लेंगे। तो योजना के तहत उन्हीं घरों को लोगों को कर दिए जाते हैं जो SECC मतलब सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार पात्र होंगे। मतलब बेघर लोग जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, ऐसे बेघर लोग जिनके पास क्या है रहने के लिए कोई मकान नहीं है। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोग, क्या कच्चे और जो जर्जर मकान है उनमें रहने वाले लोग, SC ST और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर लोग। क्या SC ST और OBC और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनको शामिल किया गया। बिना किसी पुरुष वयस्क सदस्य वाले परिवार, मतलब ऐसे परिवार जिनमें कोई भी वयस्क पुरुष नहीं है उनको शामिल किया गया। विधवा और दिव्यांग व्यक्ति उनको शामिल किया गया। भूमिहीन मजदूर और दिहाड़ी मजदूर है उनको शामिल किया गया इस योजना के अंदर। अब बात करें आवेदन कैसे होना चाहिए, क्या आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे करें की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकता है चाहे तो। ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, मतलब इच्छुक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये तो सिंपल से डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड यदि है तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे ग्राम पंचायत में या सीधे जो साइट है वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये योजना यदि किसी को मिल जाती है तो इससे फायदे क्या है, तो गरीबों को पक्का मकान मिलता है जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। इससे क्या होता है, गरीबों को पक्का मकान मिलता है जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। शौचालय, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिलती है। क्या होता है, शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं जो लोग होते हैं उनको मिलती है। मनरेगा के अंतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। मनरेगा के अंतर क्या होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्या होता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण की बात करें तो कई मकानों में सौर ऊर्जा और अन्य टिकाऊ संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। क्या हो रहा है, कई मकानों में तो क्या सौर ऊर्जा और अन्य टिकाऊ संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। योजना की लाभ है। प्रगति की बात करें तो 2016 से 2024 तक करोड़ों गरीब परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान दिए जा चुके हैं। तो ये योजना है, तो इस योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को क्या इस योजना के तहत पक्के मकान दिए जा चुके हैं।
सरकार ने 2024 तक सरकार ने 2024 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अभी योजना है, तो योजना को पारदर्शी बनाने के लिए आवास सॉफ्ट और आवास ऐप जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये ऐप है, इन ऐप के माध्यम से अपने जो योजना है इसके बारे में पता कर सकते हैं कि आपने आवेदन दिया, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, रिजेक्ट हुआ, पास हुआ, इसके बारे में पता चल जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों को स्थायी आवास प्रदान करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। इससे ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है। सरकार का लक्ष्य हर गरीब को 2024 तक पक्का मकान देना है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो सरकार चाहती है हर गरीब को क्या मिले, पक्का मकान मिले, जिससे क्या फायदा होगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। अब आते हैं हमारे मनरेगा तो बाद में है कि पहले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। या मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर देना है। क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। यही योजना का इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर चलाई जा रही है। तो ये योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका नाम बदल दिया गया है और बदल करके चलाई जा रही है। ये योजना के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य करती है, लेकिन इसे शहरी क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। किसके लिए लागू किया गया है? इसे शहरी क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना के? जो हमारी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य शहरी बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करना। मतलब शहरी लोग जो बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, उनको रोजगार देना। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कम से कम कितना? न्यूनतम 100 दिन का रोजगार तो इसके अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा, आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना। गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। क्या? गरीब और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। फिर स्थायी शहरी विकास, तो योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत क्या है? शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक कार्य है, उनसे संबंधित जो गतिविधियां उनको बढ़ावा देना। और महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना। महिलाओं और दिव्यांग और अन्य वंचित समुदाय हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें यदि इस कैटेगरी के अंदर यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है कि पहले उन्हें ही मिलेगी ये सुविधा। कौन कौन से? महिला, दिव्यांग और अन्य वंचित समुदाय। अब योजना की विशेषताओं की बात करें तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी। बेरोजगार शहरी निवासियों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर के कितनी? 125 कर दी गई। क्या? वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर के 125 कर दी गई है। स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वयन की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें क्या इस योजना को लागू करती है। और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद कह सकते हैं, तो ये इस योजना को लागू करने का काम इनके पास है। विभिन्न प्रकार के कार्य की बात करें, कार्य कौन कौन से करेंगे इस योजना के अंतर्गत, कौन कौन से कार्य होंगे उसकी बात करते हैं। इसमें सफाई, वृक्षारोपण, निर्माण कार्य, जल प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव, ये सारे कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इसमें? सफाई, वृक्षारोपण, निर्माण कार्य, जल प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव, ये सारे कार्य किए जाते हैं। फिर आता मजदूरी का सीधा भुगतान। क्या? मजदूरी सीधा भुगतान की बात करें तो मजदूरों का भुगतान हमारे सीधे लाभार्थी के खाते में कर दिया जाता है। तो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। अब हम बात करें लाभार्थी कौन है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति। लाभार्थी कौन है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति लाभार्थी है। प्रवासी श्रमिक जो अपने गांवों से लौटकर शहरों में बसे। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो अपने गांवों से लौटकर कहाँ? शहरों में आके बस गए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होंगे वो इसके लाभार्थी हैं। गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग। क्या? गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग, महिलाएं, दिव्यांग और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति। क्या?
महिलाएं, दिव्यांग और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, इस योजना में 80% से ज़्यादा मजदूर कौन है? महिलाएं। ये योजना है, तो इस योजना में क्या 80% से अधिक मजदूर क्या महिलाएं, जो योजना की महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को दिखाती है कि भैया ये योजना क्या है। वैसे तो 33% महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 80% से अधिक क्या मजदूर महिलाएं हैं। इसलिए योजना की महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को दिखाती है कि भैया इससे महिलाएं सशक्त हो रही है। अब कोई व्यक्ति इसमें आवेदन कैसे कर सकता है? इच्छुक व्यक्ति है वो तो इच्छुक व्यक्ति को अपने नगर निगम नगर पालिका कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। नगर निगम नगर पालिका कार्यालय वहाँ जाना है, वहाँ जाके पंजीकरण कराना होगा। आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। क्या ये दस्तावेज यदि उसके पास है तो वो देने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उससे उन्हें उपयुक्त कार्य में रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा। जो उनसे संबंधित कार्य होगा, उनके लायक काम होगा, उसको उनको दे दिया जाएगा करने के लिए। योजना लागू भी हो गई, लोग काम भी कर रहे हैं। योजना से फायदे क्या हो रहे हैं? फायदों की बात करें तो शहरी गरीबों को आर्थिक सहायता और स्थिर आय स्रोत मिलता है। तो इस योजना से क्या होता है? शहरी गरीबों को आर्थिक सहायता और स्थिर आय स्रोत मिलता है, कि एक परमानेंट आय का साधन होता है कि इतनी इनकम तो हो ही रही है, बाकी तो हो ना हो लेकिन इतना तो हो ही रहा है। फिर बात करें शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार। क्या शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार की बात करें तो महिलाओं और कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम हो रही है। इससे क्या हो रहा है? शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम हो रही है। अब हम बात करेंगे योजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की, कि इसमें और कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। उसकी बात करें तो कई राज्यों ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। जो हमारी ये शहरी रोजगार गारंटी है, तो कई राज्यों ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया और लाखों लोगों को रोजगार मिला है इससे। आने वाले समय में ये योजना अधिक शहरी क्षेत्रों में लागू की जा सकती है। डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से इस योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या ये योजना है, इसको अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना है। एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना है जो क्या करती है? शहरी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर शहरी विकास में योगदान देती है। यह योजना का भारत में शहरी बेरोजगारी को कम करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की तरह कार्य करती है। तो हमने देख लिया। अब आगे बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा। मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार के द्वारा 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। तो मनरेगा या एमजी नरेगा की बात करें तो ये योजना क्या 2005 का एक्ट, अधिनियम 2005 का, इसके तहत 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। कहाँ से शुरू किया गया? इसको आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत अकुशल शारीरिक रोजगार। कैसा अकुशल शारीरिक रोजगार? मतलब सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का, सबको तो 100 दिन का, और जो हमारे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षित हो सके। तो इसका उद्देश्य है। अब मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्या करना है? ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, मतलब जल संरक्षण, सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण, जल निकासी जैसी संरचनाओं का निर्माण करना। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका तीसरा उद्देश्य। तो इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्या होता है? इस योजना में क्या होता है? महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और कम से कम 33% नौकरियां या 33% कार्य महिलाओं को दिया जाता है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जल संचयन, कृषि सुधार, वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। तो मनरेगा में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? जल संचयन मतलब बावड़ी खोदना, तालाब बनाना, ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा?
इससे जल संचयन और कृषि सुधार और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना की बात करें तो आधारभूत संरचना में सुधार करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। कि आधारभूत संरचना में सुधार करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना इसका प्राथमिक उद्देश्य में से एक है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, क्या इस योजना की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं उसकी बात करें। पहली विशेषता आती है 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार। तो इस योजना में क्या 100 दिन का तो हम क्या गारंटी से रोजगार दे ही रहे हैं। तो इस चीज़ की तो गारंटी मिल ही रही है कि तो कोई बेरोजगार तो है, लेकिन क्या है वो उसको 100 दिन का रोजगार तो मिल ही रहा है। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मजदूरी का सीधा भुगतान। श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। काम की मांग आधारित प्रणाली। इच्छुक व्यक्ति स्वयं आवेदन कर सकते हैं, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। मतलब जो भी काम करना चाहता है ऐसा व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति आवेदन करेगा कि भैया मेरे को रोजगार चाहिए, तो उसको रोजगार जरूर मिलेगा। 100 दिन का तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं। तो फिर स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन। क्या स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की बात करें तो ग्राम पंचायत के द्वारा इस योजना को लागू करने की प्रमुख संस्था है। क्या ग्राम पंचायत क्या इस योजना को लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में काम करती है। सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण की बात करें तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काम की निगरानी और ऑडिट की जाती है। क्या हमारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काम की निगरानी और ऑडिट की जाती है। लाभार्थी कौन होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार लोग। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार लोग इसके लाभार्थी रहेंगे। महिला श्रमिक की बात करें तो महिला श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इसके लाभार्थी रहेंगे। भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान इसके लाभार्थी होंगे। प्रवासी मजदूर जो रोजगार की तलाश में अपने घर लौट आते हैं उनको वे इसके लाभार्थी रहेंगे। अब ये योजना है हमारी मनरेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो जल संरक्षण और सिंचाई के कार्य, मतलब तालाब और जलाशय, नहरों का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण, उनसे सुधार किया जाता है। वृक्षारोपण, पर्यावरणीय सुधार, जंगलों का विकास और खेती की उन्नति की जाती है। भूमि सुधार और कृषि संबंधी कार्य, खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी बचाव के कार्य। क्या खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी बचाव के कार्य किए जाते हैं। पशुशाला और ग्रामीण अवसंरचना विकास, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों का निर्माण, जैसे ग्राम सभा भवन का निर्माण करना है, तो उसे मजदूरी करने के लिए नरेगा के लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ये हमने देखी। अब बात करें कैसे आवेदन करे कोई व्यक्ति, कैसे आवेदन करे। इच्छुक व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत में जाएगा और आवेदन कर देगा। आवेदक का नाम जॉब कार्ड में दर्ज किया जाता है। आवेदक का नाम के जॉब कार्ड में दर्ज किया जाएगा। रोजगार की मांग करने के बाद 15 दिनों के भीतर भीतर काम दिया जाता है। क्या जब भी वो आवेदन करेगा तो आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर भीतर उसे जॉब कार्ड भी दिया जाएगा। जॉब कार्ड देंगे फिर 15 दिन के अंदर अंदर उसे काम भी दिया जाएगा। यदि 15 दिनों में काम नहीं मिलता तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, जबकि संबंधित जो राज्य सरकार होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। इसमें पहले 30 दिनों के लिए तो न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का आधा भुगतान किया जाता है। तो वो समझ गए होगा आप कि 100 दिन की गारंटी है। व्यक्ति को यदि 70 दिन का ही रोजगार मिला तो 30 दिन, भाई शुरू के पहले 30 दिन तक ही उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसे जितनी मजदूरी मिलती है उसको 25%, और शेष अवधि की बात करें तो उसे मजदूरी का आधा भुगतान मिलेगा यदि उसे काम नहीं दिया जाता था। और इसका भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना कंपलसरी है। 5 किलोमीटर की अवधि परिधि के अंदर क्या रोजगार मिलना चाहिए। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। क्या 5 किलोमीटर से अधिक दूर यदि रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तो क्या 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए 60-40 अनुपात में मजदूरी और सामग्री अनुपात होता है। कितना सामग्री और मजदूरी का अनुपात कितना? 60-40 का होगा। योजना की प्रगति और प्रभाव की बात करें तो इस योजना के तहत हर साल करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार हुआ है। इससे क्या होता है? ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार हुआ है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनी है। महिलाएं क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनी है, उनकी भागीदारी बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एमजी नरेगा भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह योजना न केवल ग्रामीण बेरोजगारी को कम करती है, बल्कि जो स्थायी संसाधन है इनका निर्माण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम भी करती है। तो ये हमने देख लिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार यदि कोई पूरा कर लेता है तो उसे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाएगा। मतलब 125 दिन का कर दिया इसे। इसके तहत 12 जिले में निवास करने वाले शहरी या जनजाति परिवारों और उदयपुर में रहने वाले कथोड़ी जनजाति, तो शहरी और कथोड़ी दोनों परिवारों को राज्य के जो विशेष योग्यजन है इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। मतलब 200 दिन का मनरेगा दिया जाता है। फिर आज की लास्ट रहेगी एक योजना का नाम है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। ये एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। मतलब जो हमारे तालाब और जल संरक्षण की इकाइयां हैं जो बर्बाद हो गई, खराब हो रही है, उनके लिए शुरू की गई योजना है। इस मिशन के तहत 75 जलाशयों मतलब सरोवरों का निर्माण पुनरुद्धार हर जिले में करना है। क्या हर जिले में 75 सरोवर या जलाशयों का निर्माण करना है, जिससे जल संकट को कम किया जा सकता है। कृषि और पर्यावरण को भी इससे लाभ होता है। तब इस योजना के फायदे की बात करें, लाभ उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वर्षा जल को संग्रहित करके भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जलाशयों का निर्माण करना, स्थानीय जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, पारंपरिक जो तालाब, पोखर और अन्य जल स्रोत है इनको पुनर्जीवित करना, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना। या ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना, जलाशयों के निर्माण से किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिर आता पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। इस मिशन में पंचायतों, ग्राम सभाओं, महात्मा गांधी एमजी नरेगा ये सारी योजनाएं हैं इसके अंदर शामिल कर ली गई। मिशन अमृत सरोवर तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे हमारे जो मजदूर है तो उन नरेगा के मजदूर होते हैं, तो ये बहुत सारी योजनाओं के तहत जो आदमी है उनको शामिल करके सरोवर का निर्माण कर रहे हैं। विशेषताओं की बात करें तो 75 जलाशयों का निर्माण हर जिले के अंदर किया जाएगा। हर जिले में क्या 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। राजस्थान का लक्ष्य है 2475। क्यों? क्योंकि जिस टाइम ये योजना आई थी उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 33। इसी वजह से 33 को 75 से गुणा करेंगे 2475 आ जाएंगे। जलाशय की क्षमता की बात करें तो प्रत्येक जलाशय में 1 एकड़ मतलब 0.4 हेक्टेयर इतना बड़ा तो होना चाहिए कम से कम, जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर तक पानी इकट्ठा हो सके, इतना बड़ा तालाब तो होना ही चाहिए। सामुदायिक भागीदारी की बात करें तो स्थानीय लोग, पंचायतें, स्वयंसेवी संगठन, सरकारी संस्थाएं मिलकर इसे लागू करेगी। एमजी नरेगा और अन्य योजनाओं के साथ इसको जोड़ा गया। तो जलाशय का निर्माण एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना और 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग इसमें किया गया है। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करें तो जलाशय के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्या होगा? जलाशय के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लाभ की बात करें जल संरक्षण और भूजल स्तर में इससे वृद्धि होगी। क्या होगा? जल संरक्षण और भूजल स्तर में इससे वृद्धि होगी। बारिश के पानी को संग्रहित करने से क्या जल संकट को दूर करने में भी मदद मिलती है। किसानों की सिंचाई सुविधा की बात करें तो जलाशयों से किसानों को सस्ती और निरंतर जल आपूर्ति होगी। क्यों? किसानों को पानी की दिक्कत हमेशा रहती है, तो इस दिक्कत में सुधार होगा। पर्यावरण सुधार, हरियाली बढ़ेगी, जैव विविधता को लाभ मिलेगा, पारिस्थितिक संतुलन सुधार होगा। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की बात करें तो जलाशय के निर्माण में स्थानीय जो मजदूर है उनको रोजगार मिलेगा, जिससे आजीविका में सुधार होगा। पर्यटन, मछली पालन को बढ़ावा की बात करें तो तालाबों का उपयोग मछली पालन और पर्यटन के लिए किया जा सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। जिससे क्या होगा? स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसको बल मिलेगा। अभी ये योजना कैसे लागू होगी?
कैसे होगा क्रियान्वयन? तो ग्राम पंचायतों की भागीदारी, जलाशयों की पहचान और विकास ग्राम पंचायतों की निगरानी में होगा। राज्यों की क्या भागीदारी रहेगी? राज्य सरकारें इस मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन पैसा देगी। सरकारी योजनाओं का एकीकरण, मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। जनभागीदारी की बात करें तो स्थानीय लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, कॉर्पोरेट सेक्टर, CSR फंडिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनियां इसमें पैसा खर्च कर सकती है चाहे तो। CSR के तहत अब तक की प्रगति की बात करें तो 2023 तक 50,000 से अधिक अमृत सरोवर के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस मिशन के तहत जलाशय का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। कई जिलों में कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरोवरों का उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मिशन अमृत सरोवर भारत में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्या भूजल स्तर में सुधार होगा, किसानों की सिंचाई की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन की सफलता स्थानीय समुदाय, सरकारी एजेंसी और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले पार्ट में आगे देखेंगे। यदि आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ताकि हम इसमें कोई सुधार कर सकें और हमें ये भी पता चल सके आप हमें ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।